हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपकी इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ी हुई है आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। जैसा कि आज आप टॉपिक देख रहे हैं, अ वेरी डिफरेंट टॉपिक टुडे। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लॉ ऑफ इन्वर्जन। ये क्या होता है? व्हाट इज लॉ ऑफ इन्वर्जन? उल्टा है ना, उल्टा। इन्वर्ट करने का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर ये सीधा है तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो आज हम उल्टा पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश उल्टा कैसे पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हमने आपके लिए ये जो इंटरेस्टिंग सा सेशन रखा है, ये प्योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है। जो ये वो सेक्शन है जहां पे हमें लगता है भाई हमने जो पढ़ा है क्या ये सही है। देखो, लॉ ऑफ इन्वर्जन में जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने कुछ रैंडम वर्ड्स दिए हुए हैं और हमने उनका प्लेसमेंट अलग अलग किया हुआ है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर हम आपसे बोले कि सेंटेंस को लिखने का जो सबसे बेसिक तरीका क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? लेट्स सी। एक सबसे बेसिक तरीका मतलब अगर कोई नॉर्मल सेंटेंस बनाए तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है एक सब्जेक्ट की, एक वर्ब की और एक ऑब्जेक्ट की। मतलब ये जो प्लेसमेंट है ये पहले हमेशा सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि यू आर टायर्ड, हम सेंटेंस में बोल रहे हैं यू आर टायर्ड। You have a subject, you have a verb, and then you say that you are what? Tired. So basically the object. Fine. इसको इन्वर्ट अगर कर देंगे तो हम ये सेंटेंस को शायद ऐसे भी लिख सकते थे, आर यू टायर्ड। आर यू टायर्ड में क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वही चेंज हो गया। वर्ब आ गया पहले, सब्जेक्ट चला गया बाद में और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे लग गया क्या? एक क्वेश्चन मार्क। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो यही स्ट्रक्चर्स हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कब आपका जो वर्ब है वो आपके सब्जेक्ट के पहले आ सकता है। सो बेसिकली ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर केसेस हैं जिनके लिए आपका सब्जेक्ट और वर्ब के लिए एडवर्ब का भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधे से ज्यादा रूल उससे रिलेटेड होते हैं। क्लियर? तो बेसिकली लॉ ऑफ इन्वर्जन मीन्स इन्वर्टिंग योर सेंटेंस। इट मीन्स योर सब्जेक्ट एंड वर्ब विल बी चेंजिंग देयर पोजीशंस। मतलब जो हम नॉर्मली सब्जेक्ट वर्ब करते हैं वो अब हो जाता है वर्ब और सब्जेक्ट। क्लियर? Now let's see some examples and rules about this exercise. With two verb tenses where we just change the place of the verb and subject. हम two verb tenses के साथ पढ़ने जा रहे हैं जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ अपने verb और subject के पोजीशन को चेंज करें। जैसे कि अगर हम सिंपल टेंस की बात करें या कोई भी सेंटेंस में आपके सिंपल टेंस की अगर बात की जाए तो वर्ब और सेंटेंस का मतलब होता है कि यहां पे जो प्लेसमेंट बैठेगा वो आपका बी फॉर्म के साथ आर एम, देखो एम आई, आर यू, इज ही, इन सारी जगहों पे आपका वर्ब पहले है और आपका सब्जेक्ट बाद में आया है। उसी तरीके से अगर ये सेम चीज आपका पास्ट सिंबल में चला जाएगा तो बी फॉर्म के साथ यहां हो जाएगा वर यू, वॉज यू या वॉज शी। सो बेसिकली एनीवेयर जहां पे हमारे सेंटेंस में बी फॉर्म को प्रेजेंट किया जाए वो हमारे इन्वर्जन के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। कैसे? आई एम दिस, Am I this? ये बस क्वेश्चन का फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट, we have some more tenses with you. Now see, with other verb tenses, we choose the place of the subject and the auxiliary verb. यहाँ पे generally अगर हमें कुछ change करना होता है तो हम हमारे subject को और हमारे auxiliary verb को change करते हैं। जैसे the first auxiliary verb, if there is more than one, we don't move the other part of the verb. हम सिर्फ उसी को change करेंगे, बाकी verb के दूसरे parts को change नहीं किया जाता। Was he going? जैसे कि was he going हो गया, were they going हो गया। अगर हम present perfect की बात करें तो have you gone हो जाएगा, has she gone हो जाएगा। बेसिकली आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो आपके हर जगह, देखो क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के पहले बैठ रहा है, सब्जेक्ट के पहले बैठ रहा है। तो ये सारे तो हमारे जनरल डिस्कशन वाले स्लाइड्स हैं जहां पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे कितने तरीकों से हमारे सेंटेंस में लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो किया जा सकता है। फिर वो चाहे फ्यूचर सिंपल टेंस के क्वेश्चंस हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड इवन विथ मोडल वर्ब्स। जैसे कि शुड आई गो, वुड यू गो। आपके पास सेंटेंस में शुड आई डू दिस, हम कभी कभी सेंटेंस को बोलते हैं ना आई शुड डू दिस, मतलब हम ये कर सकते हैं या हमको ये करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप बोलेंगे शुड आई डू दिस या शुड आई गो तो इसका मतलब आप वहां पे एक तरह से परमिशन मांग रहे हो। बस आपका शुड जो है मतलब जो आपका मोडल वर्ब है वो आपके सब्जेक्ट के पहले बैठ जाता है। क्लियर? तो मतलब लॉ ऑफ इन्वर्जन गलत नहीं है। लॉ ऑफ इन्वर्जन हमारे इंग्लिश को कहीं से भी ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत साबित नहीं करता, लेकिन ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स में बैठता है। और अब वो कौन कौन से रूल्स हैं जब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमें इन्वर्जन यूज कब करना है।
व्हेन डू वी नीड टू यूज द लॉ ऑफ इन्वर्जन? क्या ये हर सेंटेंस में मैंडेट है? नहीं, हर सेंटेंस में मैंडेट नहीं होता. सो लेट्स सी द फर्स्ट रूल. फर्स्ट रूल में बोला जा रहा है that when we use a negative adverb, कि जब भी हम किसी negative adverb को यूज कर रहे होते हैं और adverbial phrase at the beginning of the sentence, ठीक है, कहां पे? at the beginning of the sentence, तब हम वहां पे जो फॉर्म यूज करेंगे वो होगा आपका लॉ ऑफ इन्वर्जन. वो क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ इन्वर्जन. और लेट्स सी व्हाट आर नेगेटिव एडवर्ब्स. सेल्डम, नेवर, ठीक है, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, ऐसे कोई भी वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड जो आपके सेंटेंस में नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाता हो, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो आपके सेंटेंस में आपका लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो करेगा. जैसे अगर नॉर्मल सेंटेंस लिखा जाता है, इस सेंटेंस को देखो पहले, यहां क्या लिखा है? सेल्डम हैव आई सीन सच ब्यूटीफुल वर्क. ये है लॉ ऑफ इन्वर्जन. हम यहां पे क्या बोल रहे हैं? सेल्डम के साथ जो एडवर्ब है, हमने बोला सीधा सीधा कि अगर मेरे पास सेंटेंस में कोई नेगेटिव एडवर्ब है, कोई नेगेटिव एडवर्ब है, तो वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट उसके बाद में आएगा. जैसे कि सेल्डम हैव आई सीन सच ब्यूटीफुल वर्क, फाइन, सेल्डम हो गया, नेवर हो गया. लेकिन अगर ये सेम चीज हम उल्टा लिखे होते, अब इसमें समझना कैसे है, लॉ ऑफ इन्वर्जन लग क्यों रहा है? देखो, सेल्डम इज यूज्ड एट द बिगिनिंग, सो वी यूज इन्वर्जन. दिस सेंटेंस एम्फसाइजेस व्हाट ब्यूटीफुल वर्क इट इज. जैसे कि देखो वो आ गया, हम ऐसे बोलते हैं ना, देखो वो आ गया. कौन आ गया? वो आ गया. तो जब आप सेंटेंस में इसको एम्फसाइज करते हो, चाहे वो किसी की एंट्री हो जाए, चाहे वो किसी का पीस ऑफ आर्ट का वर्क हो जाए, हम अगर सेंटेंस को नेगेटिव एडवर्ब से शुरू करेंगे तो हम लॉ ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करेंगे. क्लियर? लेकिन इस सेंटेंस को लिखने का तरीका एक और भी तो हो सकता था. मान लो सेल्डम सेंटेंस को स्टार्ट ना करता और सेंटेंस के बीच में आ जाता. देखो, सेल्डम का मीनिंग होता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी का सेंस देता है वो सेंटेंस में. तो अगर हम बोले आई हैव सेल्डम सीन सच ब्यूटीफुल वर्क, तो भी मेरा सेंटेंस सही था, बस ये नॉर्मल सेल्डम का प्लेसमेंट है. तो ध्यान क्या देना है कि अगर कोई नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के पहले बैठेगा तो लॉ ऑफ इन्वर्जन अप्लाई होगा, अगर नहीं बैठेगा तो लॉ ऑफ इन्वर्जन को अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है. आई होप दिस इज क्लियर सो फार. इसीलिए हमने आपके पास नॉर्मल सेंटेंस और इन्वर्टेड सेंटेंस दोनों ही लिख दिया है, ताकि जब आप रिवाइज कर पाओ तो आपको समझ में आ जाए कि एक में हम एम्फसाइज कर रहे हैं और दूसरे में हम कोई स्पेशल एम्फेसिस नहीं दे रहे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ. अब आपके हेल्प के लिए हमने यहाँ पे एक चार्ट कंस्ट्रक्ट कर दिया है और ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं. इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही उठाया हुआ स्लाइड है, ताकि आपको पता चले कि अगर एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है इस सेक्शन से. अब आपको याद क्या क्या रखना है. वैसे इसमें रूल तो बहुत सारे टॉपिक से लग रहे हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंजंक्शन, ठीक है, आपका एडवर्ब. अगर आपको ये चैप्टर्स भी क्लियर है तो भी ये रूल क्लियर हो जाएगा. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. वी हैव हार्डली इन फ्रंट ऑफ अस. हार्डली नेगेटिव वर्ड है ना, एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है ना. हार्डली मतलब बहुत कम, बहुत थोड़ा बहुत करके होता है कोई काम तो होता है ना. सो बेसिकली hardly had I got into bed when the telephone rang. अब जब आप hardly से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करोगे तो आप इन सारे जगहों पे क्या यूज करोगे? लॉ ऑफ इन्वर्जन. आप इन सारे सेंटेंस को इन्वर्ट कर दोगे. क्या कर दोगे? उल्टा कर दोगे, ऑपोजिट. मतलब हर जगह पे आपका जो वर्ब होगा वो आपके सब्जेक्ट के पहले बैठेगा. क्लियर? उसी तरीके से नेवर, नेगेटिव, नेवर भी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है ना. नेवर का मतलब ही होता है कभी नहीं. ये तो कंप्लीटली नेगेट कर रहा है हमारे सेंटेंस को. तो हम सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? नेवर हैड शी सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट बिफोर. नेवर शी हैड सीन बोल पाओगे? आप बोल के देख लो, आपको खुद ही लगेगा कि आप सेंटेंस में कुछ गलत बोल रहे हो, है ना. तो बेसिकली कोई भी अगर हमारे पास नेगेटिव एडवर्ब है तो उसके साथ हमेशा जो हमारा वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट के पहले जाएगा. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स विद सेल्डम, रेयरली एंड ओनली देन. सेल्डम, कभी कभी. सेल्डम डू वी सी सच एन अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ डांस. हम बहुत कभी कभी या बहुत रेयरली ही ऐसा कोई डिस्प्ले ऑफ डांस को देख पाते हैं, राइट. अब हम यहाँ एम्फसाइज कर रहे हैं ऑन द डिस्प्ले ऑफ व्हाट? ऑन द डिस्प्ले ऑफ डांस. In the same way, rarely will you hear such beautiful voice. Rarely you will hear नहीं होगा. Rarely will you hear such a beautiful voice.
In the same way, only then did I understand why the tragedy had happened. उसी वक्त या उसी समय मुझे समझ में आ पाया कि वो ट्रेजेडी आखिर हुई तो क्यों हुई. तो बेसिकली हमारे सेंटेंस में अगर कभी भी कोई नेगेटिव एडवर्ब बैठ जाएगा तो हम लॉ ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करेंगे. समझ आया? नेक्स्ट वी हैव, we can use inversion instead of if. हम inversion को if की जगह में भी यूज कर सकते हैं. in conditional with had, where, should, मतलब इन सेंटेंसेस के साथ भी यूज किया जाता है, लेकिन ये बहुत फॉर्मल यूजेज है. मतलब इसको यूज करने का जो तरीका है वो बहुत फॉर्मल है. जैसे अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें या नॉर्मल कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो हम बोल सकते हैं इफ आई हैड बीन देयर दिस प्रॉब्लम वुडंट हैव अपीयर्ड या हैपेंड. ये नॉर्मल कंडीशन, अगर हम वहां होते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती. बट अगर हम ये सेम सेंटेंस को हैड, वेयर या शुड से स्टार्ट करते तो हम लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो करेंगे. मतलब इस सेंटेंस को लिखने का ये तरीका भी बिल्कुल सही है. वो तरीका क्या है? Had I been born या had I been there, this problem wouldn't have happened. This problem wouldn't have happened. नॉर्मल सेंटेंस में अगर हम बोले इफ वी हैड अराइव्ड, अगर हम अराइव किए होते सूनर, वी कुड हैव प्रिवेंटेड दिस ट्रेजेडी. लेकिन अगर ये सेम सेंटेंस हैड स्टार्ट कर रहा होता तो हमारा करेक्शन होता हैड वी अराइव्ड सूनर, वी कुड हैव प्रिवेंटेड दिस ट्रेजेडी. सो बेसिकली दो चीजें आपको समझ में आ गई. एडवर्ब लॉ ऑफ इन्वर्जन पहला फॉलो होगा जब नेगेटिव एडवर्ब्स होंगे, तो दूसरा जब हमारे पास सेंटेंस में कोई कंडीशनल क्लॉज जैसे वर्ड्स हैं, कौन कौन से? हैड, वेयर या फिर शुड, और ये फॉर्मल के लिए जाता है. मतलब फॉर्मल स्टेटमेंट्स के लिए हम इनको यूज करते हैं. क्लियर? यहां तक अगर आपको क्लियर है तो आप एक बार दोनों साइड फिर से रिवाइज करिएगा, उसके बाद ही इसको आगे बढ़ाइएगा वीडियो को, ताकि आपको एकदम लॉ ऑफ इन्वर्जन वाले सेक्शन से कोई दिक्कत ना रहे. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतना एम्फेसाइज दिया जा रहा है. क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट वी हैव when we can use या when can we use inversion if we put an adverbial expression of place at the beginning of the sentence. ठीक है? प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कोई एडवर्बियल फ्रेज को हम यूज करते हैं या एक्सप्रेशन को यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले, दिस इज क्वाइट फॉर्मल और लिटरेरी. ये भी बहुत फॉर्मल और लिटरेरी होता है, तो भी हम लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो करते हैं. जैसे कि देखो, अगर हम सेंटेंस बोले, नॉर्मल सेंटेंस था कि हमारे सारे पैसे खो गए जो हमने टेबल पे रखे थे. ठीक, तो हमने बोला ऑल द मनी वी हैड लॉस्ट वाज ऑन द टेबल. जितने भी पैसे हमने खोए वो सारे पैसे कहाँ रखे थे? टेबल पे रखे थे. लेकिन ऑन द टेबल वॉज ऑल द मनी वी हैड लॉस्ट. हम अगर बोल दे ऑन द टेबल वॉज ऑल द मनी दैट वी हैड लॉस्ट, ये भी हमारे सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बन सकता है. कब? जब आप प्लेस को पहले बता दो. प्लेस क्या है? ऑन द टेबल. क्लियर? जैसे सेंटेंस को अगर देखा जाए कि राउंड द कॉर्नर केम द नाइट्स. नाउ I mean to say round the corner, देखते देखते came the nights. Came the nights मतलब the knighthoods, the fighters, right? Normal sentence ये भी हो सकता था the knights came round the corner. अब क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में एक पैटर्न चला गया, वो पैटर्न क्या था? हमने देखा कि हमारे जो भी प्लेस, एडवर्बियल प्लेस हमारे सेंटेंस में जो समय बता रहे हैं, अगर ये सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो भी हम लॉ ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करते हैं. किसको फॉलो करते हैं? लॉ ऑफ इन्वर्जन को. आई होप दिस इज क्लियर सो फार. यहां तक क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट वी हैव, इफ वी यूज if we are starting a sentence with so an adverb of manner या फिर so plus adjective, तो भी वो लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो करता है. वेरी इंपॉर्टेंट रूल, अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. Let's see. So well did he enact him that he was appreciated by all. वो इतना अच्छे से इनैक्ट किया उन लोगों को, या उनकी एक्टिंग उसने इतने अच्छे से की कि बाकियों ने उसे बहुत अप्रिशिएट किया. क्या किया? बाकियों ने उसे बहुत अप्रिशिएट किया. तो so well he did की जगह पे हम करेक्शन क्या करेंगे? Did he enact. Clear? In the same way, we can use the inversion after so plus adjective, and then in the later part of the sentence we can have the consequence, that is that. So beautiful was the girl that nobody could talk of anything else. वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि किसी और ने और किसी चीज के बारे में चर्चा ही नहीं की. अगर इस सेंटेंस को नॉर्मल इंग्लिश में हम लिखते या फिर स्टैंडर्ड इंग्लिश में लिखते तो कैसे लिखा जा सकता था? इसको लिखने का तरीका ये भी सही है. जैसे
द गर्ल वॉज सो ब्यूटिफुल दैट नोबडी कुड टॉक ऑफ एनीथिंग एल्स। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि कोई और किसी और चीज के बारे में बात कर ही नहीं पाया। समझा? उसी तरीके से पहले नॉर्मल अब पढ़ते हैं और अब आप हमें बताएंगे कि इसका जो इन्वर्जन होगा वो कैसे बनेगा। ठीक है? द फूड वॉज सो डिलीशियस। हमने क्या बोला? द फूड वॉज सो डिलीशियस। इन सारे जगहों पे आप किसको यूज कर रहे हो? सो को यूज कर रहे हो, है ना, एडजेक्टिव के साथ। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव था यहाँ पे आपका। उसी तरह से डिलीशियस, क्या डिलीशियस है? फूड डिलीशियस है ना। द फूड वॉज सो डिलीशियस दैट वी एट एवरी लास्ट बाइट। फूड इतना अच्छा था कि हमने आखिरी बाइट तक उसे चबा चबा कर खाया। ठीक है? अब आपको ये बनाना इन्वर्जन में, क्या बनाओगे? आप सीधे सीधे किसको प्लेस करोगे? पहले सो के साथ एडजेक्टिव को। तो मतलब मेरा प्लेसमेंट क्या बनेगा? मेरा प्लेसमेंट बनेगा सो डिलीशियस वॉज द फूड दैट वी एट एवरी लास्ट बाइट। मतलब हम आखिरी हिस्से तक उसको खाते रहे। इज दैट क्लियर? वॉट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सरसाइज? पहले तो अब वो समझते हैं। हमने देखा हमारे सेंटेंस में कि अगर सो, ठीक है, सो के साथ किसी एडवर्ब्स ने सेंटेंस को स्टार्ट किया, किसने? एडवर्ब ऑफ मैनर। किसने? एडवर्ब ऑफ मैनर, जो कि हाउ का आंसर देता हो। अगर आप भूल गए हो तो फिर से याद दिला दें, जो हाउ का आंसर देता है तो लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो होगा। वहीं पे अगर हमारे पास सेंटेंस में कोई भी सो अगर अपने साथ किसी एडजेक्टिव को फॉलो कर रहा होता है, किसको फॉलो कर रहा होता है? एडजेक्टिव को फॉलो कर रहा होता है विथ इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सप्रेसिंग दैट, या फिर किसी कंसिक्वेंस के बारे में बता रहा होता है, तो भी हम यहाँ पे लॉ ऑफ इन्वर्जन को फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो थे आपके लॉ ऑफ इन्वर्जन के कुछ बेसिक रूल्स जो आपको जानने चाहिए। अब देखो, इसमें से 3-4 ऐसे रूल्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो आपके लिए इनको जानना बहुत जरूरी है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एरर करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से और वो 2 रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं टू फॉलो योर लॉ ऑफ इन्वर्जन? नाउ लेट्स सी दिस वन। नो सूनर। नो सूनर के साथ ये बचपन में हमने 2 स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। इनको देखिए कैसे लिखा जाता है। देखो, जब हम नो सूनर को पढ़ते तो हमने बचपन में पढ़ा था कि नो सूनर नॉर्मली 2 स्ट्रक्चर फॉलो करता है, वैसे ये लेता है अपने साथ 4 स्ट्रक्चर है। ठीक है? बट अभी फिलहाल के लिए देखो हम ऐसे पढ़ते हैं कि इसके साथ डिड भी जाता है और हैड भी जाता है। ठीक है? जब डिड जाता है तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है, और जब हैड जाता है तो वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में होता है। और ये दोनों के साथ जो कंजंक्शन को फॉलो करता है वो दैन होता है। ये तो नो सूनर का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो हम क्या देख रहे हैं? नो सूनर के सीधे सीधे बाद में क्या आया? डिड या फिर हैड। क्या हमने नो सूनर आई डिड बोला? आई डिड बोला क्या? नहीं बोला ना। हमने क्या बोला? नो सूनर डिड आई डिड समथिंग, या डिड आई डू समथिंग, या डिड आई हैव टू डू समथिंग। हम सेंटेंस में जब भी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो नो सूनर के तुरंत बाद हम हमारे फॉर्म्स को यूज कर रहे हैं वर्ब के, है ना। चलो एग्जाम्पल के साथ पहले क्लियर करते हैं। No sooner he had seen the chocolate than he took it and ran away. हमने बोला no sooner, उसने जैसे ही चॉकलेट देखा उसने उठाया और वो दौड़ के चला गया। ठीक है? अब सेंटेंस को देखो कैसे लिखा जाएगा। कंस्ट्रक्शन होगा no sooner had he seen the chocolate than he took it and ran away। मतलब आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो डेफिनेटली रॉन्ग है और जो आपका सेकेंड सेंटेंस है वो राइट होगा। तो आपको याद ये रखना है कि लॉ ऑफ इन्वर्जन नो सूनर भी फॉलो करता है। क्लियर? जैसे कि हार्डली की बैरली कर रहा था पहले वाले सेंटेंस में, उसी तरीके से एक और चीज याद रख लीजिएगा कि आपका सेंटेंस में नो सूनर भी लॉ ऑफ इन्वर्जन को ही फॉलो करता हुआ चलेगा। क्लियर? चलिए मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वी हैव योर एक्सप्रेशंस विद नो। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो नो से बनता हो। ठीक है? नो से कौन कौन से एक्सप्रेशन हमारे पास बन सकते हैं? अंडर नो सर्कमस्टांस, ऑन नो अकाउंट, एट नो टाइम, इन नो वे। कोई भी जगह ऐसा तरीका जहां पे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो नो को फॉलो कर रहा हो। ठीक है? कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो नो को फॉलो कर रहा हो वो भी लॉ ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा? लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अंडर नो सर्कमस्टांसेस शी विल फॉरगिव यू। नो, यहां पे अंडर नो सर्कमस्टांसेस आपने यूज किया है ना, तो हमारा जो करेक्शन बनेगा सेंटेंस में वो होगा अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल शी फॉरगिव यू। हम सेंटेंस क्या बोलेंगे? Will she forgive you? So basically, even if you are having a no in your sentence, क्या बोल रहे हैं हम कि अगर हमारे पास सेंटेंस में कहीं पे भी no से कोई भी एक्सप्रेशन को मॉडिफाई किया जा रहा है या सेंटेंस में यूज किया जा रहा है तो भी ये अपने साथ लॉ ऑफ इन्वर्जन को फॉलो कर सकता है।
तो बेसिकली हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि लॉ ऑफ इन्वर्जन वो सेक्शन होता है इंग्लिश का जहां पे हम एक बेसिक सब्जेक्ट और वर्ब को फॉलो नहीं करते, हम यहाँ पे वर्ब और सब्जेक्ट को लेके चल रहे होते हैं, जो कि इन्वर्टेड वे होता है इंग्लिश को रिप्रेजेंट करने का। और वो कब कब हो सकता है, एडवर्ब ऑफ मैनर के साथ, सो के साथ एडवर्ब हो, सो के साथ एडजेक्टिव हो, या फिर हमारे पास सेंटेंस में हार्डली, बैरली, स्कैर्सली कोई नेगेटिव एडवर्ब है उसके साथ, या फिर नो सूनर जैसा अगर कोई एक्सप्रेशन दिया जाए उसके साथ। इसके अलावा हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जो नो को लेके चल जाए, है ना, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जैसे कि अंडर नो सर्कमस्टांस, ऑन नो अकाउंट, एट नो टाइम और इन नो वे, ये भी अपने साथ लॉ ऑफ इन्वर्जन को फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हमने इंग्लिश का वो हिस्सा पढ़ा जिसको जनरली हम यूज नहीं करते बट एरर करेक्शंस में बहुत कॉमनली आते हैं और बहुत कॉमनली हम उनको एरर्स में देखते हैं। समझ आया? तो यहां तक तो था आपका लॉ ऑफ इन्वर्जन का स्लाइड। आई होप आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि नेक्स्ट डे जब आपसे मुलाकात होगी तो इसके कुछ बहुत सारे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस और प्रीवियस एग्जाम्स का छोटा सा एनालिटिकल सर्वे करेंगे हम इन इतने पढ़ाए हुए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग योर स्टेटस एंड थैंक यू।